हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा होगा, खूब खेल कूद रहे होंगे। लेकिन अब खेलने कूदने का टाइम कम करने का समय आ गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और हम आपके साथ जुड़ रहे हैं ताकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक ना। बिल्कुल जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें और भी उत्साह मिलेगा, जिससे हम और वीडियो बनाए और लेवल्स तक हम ऊपर पहुंच पाए। हम आज जो वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं वो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 से रिलेटेड इस टॉपिक यानी कि पावर शेयरिंग से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। इस सीरीज में ये 4th वीडियो होगा और इस 4th वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यहां पर सिविल वॉर की कंडीशन नहीं हुई। ठीक ना। वहीं श्रीलंका ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यहां पर सिविल वॉर आउटब्रेक हो गया। हम कोशिश करेंगे कि बेल्जियम वाले केस को, बेल्जियम की जो पॉलिसी थी उसको पूरा समझ पाए। तो देखिए, जो बेल्जियम ने पॉलिसी अपनाई उसको बोला जाता है एकोमेंडेशन ऑफ बेल्जियम। एकोमेंडेशन ऑफ बेल्जियम। अब इसको समझने से पहले बेटा थोड़ा सा हम एथनिक कंपोजिशन को अगर रिमाइंड कर लें और अगर हम मैप देखने की कोशिश करें, कहां की बच्चों, बेल्जियम का अगर हम मैप देखने की कोशिश करें तो हमारा कुछ काम हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारा कुछ काम हो सकता है। मुझे मैप सेटल करने दीजिए 1 मिनट। ठीक ना। देखिए, ये है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को समझिए। हमने एक बार समझाया है, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं कि जो बेल्जियम है यहां पर मेजॉरिटी में 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। कितने लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं? 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। जिसमें से अगर बात करें पहले की, तो पहले वो लोग हैं बेटा जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि डच बोलते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। एक छोटा सा रिकॉल दे रहा हूं आपको। फ्रेंच टोटल पॉपुलेशन का 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहीं डच जो है टोटल पॉपुलेशन का 59% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहीं जर्मन टोटल पॉपुलेशन का 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी पूरे पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोल रही है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वो बेटा फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है। लेकिन कंडीशन ये है कि फ्रेंच माइनॉरिटी में होने के बाद भी पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है। ठीक ना। जिसकी वजह से डच लोग अपने आप को इंफीरियर फील करते थे। ठीक ना। अब अगर ये दिख रहा है आपको, ये इसकी कैपिटल है जिसको कहा जाता है ब्रुसेल्स। क्या कहा जाता है? ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन देखेंगे तो बेटा यहां 80% लोग फ्रेंच थे और 20% लोग डच थे। इसका मतलब हुआ कैपिटल में नंबर्स ज्यादा होने की वजह से, कैपिटल का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि कैपिटल सिटी में द पॉपुलेशन कंस्ट्रेंट में 80% फ्रेंच होने की वजह से उनका गवर्नमेंट पर इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। ठीक ना। क्या था? गवर्नमेंट पर उनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था।
जिसकी वजह से इन दोनों ग्रुप यानी फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन पैदा होने लगी। क्या पैदा होने लगी? इन दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन पैदा होने लगी बच्चों। कैसी टेंशन? कैसी टेंशन? टेंशन ये कि हम मेजॉरिटी में होते हुए भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स न के बराबर है, हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ऐसे ऐसे ख्याल डच स्पीकिंग लोगों को आने लगे और दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। अब इस समस्या से निपटने के लिए जो बेल्जियम था वो दो रास्ते अपना सकता था। जो बेल्जियम था वो दो रास्ते अपना सकता था। या तो जो बेल्जियम का पावरफुल ग्रुप है या ग्रुप था जिसको हम फ्रेंच स्पीकिंग कहते हैं, जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग था, ये डच स्पीकिंग लोगों को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ना दे। पहला तो ये रास्ता अपना था। इस रास्ते का रिजल्ट ये होता या ये रास्ता उस मंजिल पर लेकर जाता इन्हें जिस मंजिल पर सिर्फ और सिर्फ बदनसीबी छिपी हुई है। भाई सिविल वार होगा तो देश कटेगा कि नहीं कटेगा, देश जलेगा कि नहीं जलेगा, लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो अगर पावरफुल ग्रुप जो है, अगर वो पावर शेयरिंग का रास्ता नहीं अपनाता, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, पावरफुल बने ही रहना चाहते, तो क्या बेल्जियम आज रहता? नहीं, कई टुकड़े हो गए होते बेल्जियम के। लेकिन जो दूसरा रास्ता था जो आपकी बुक में दे रखा है, जिसको बोला गया एकोमेंडेशन ऑफ बेल्जियम। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? एकोमेंडेशन ऑफ बेल्जियम का मतलब हुआ बेल्जियम की समझदारी। देखिए, बेल्जियम में जो समस्या थी, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए माफ कीजिएगा, बेल्जियम में जो समस्या थी, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम वालों ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी बेल्जियम गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का मतलब बेटा सुधार, यानी संविधान में कुछ सुधार किया। इस संविधान के सुधार से बेल्जियम की स्थिति जो है वो ठीक हुई। तो कैसे सुधार थे, इस चीज को हमको देखना है। क्या कि कैसे सुधार बेल्जियम ने किए, और इन्हीं सुधारों को बोला जाता है एकोमेंडेशन ऑफ बेल्जियम। तो पहला सुधार जो था उसको हम कह सकते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा, इक्वल representation in the central government। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो रूल करती है होल कंट्री, पूरे देश पर। किस पर रूल करती है? पूरे देश पर रूल करती है। तो सबसे पहला जो सुधार हुआ वो यही हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। मतलब कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर
and the number of French speaking minister इनको क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया, सेम कर दिया गया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं उसमें 50% मिनिस्टर इक्वल टू 50% मिनिस्टर कर दिया गया। यानी 50% ऐसे मिनिस्टर बनेंगे जो कि फ्रेंच लिंग्विस्टिक ग्रुप से आते हैं और 50% ऐसे मिनिस्टर बनेंगे जो कि डच लिंग्विस्टिक ग्रुप से आते हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां पावर शेयर हो रही है अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स। क्या हो रहा है यहां पर, पावर शेयर हो रही है अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप। क्या पहला रिकमेंडेशन क्या था कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेम। मतलब सेम का मतलब क्या कि अगर 50% मिनिस्टर कैसे हैं, अगर 50% मिनिस्टर डच हैं तो बच्चों 50% मिनिस्टर क्या होंगे, फ्रेंच भी तो होंगे। तो ये क्या हुआ, ये पावर को ही तो शेयर करना हुआ, ये पावर को ही तो शेयर करना हुआ। वो भी पावर की शेयरिंग किस में हो रही है, डिफरेंट ग्रुप्स में हो रही है। यानी यहीं से हमको एक चीज क्या पता चली कि पावर कैन बी शेयर्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी पावर को अलग अलग हित समूहों या ग्रुप्स में शेयर किया जा सकता है, जैसा हम यहां पर देख रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, भाई हमको सिर्फ समझना थोड़ी है, सोशल साइंस समझ में तो बड़ी जल्दी आती है, लेकिन जब आंसर के प्रेजेंटेशन की बात होती है तो हवा गायब हो जाती है। हवा गायब हो जाती है का मतलब ये नहीं है कि हवा गायब हो गई, हवा गायब हो गई का मतलब ये है कि आपको सांस ही नहीं आएगी कि लिखें क्या, आ तो रहा है लिखें क्या। कहते हैं ना जुबान पर है बस बाहर नहीं आ रहा है। वो जो जुबान पर है वो बाहर नहीं आ रहा है, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपके पास प्रॉपर वोकैब नहीं है, उसके लिए वोकेबलरी नहीं है ताकि आप अपने ख्यालों को बोल सकें। दूसरी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कैसे लिखेंगे, ये जो पहला रिकमेंडेशन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे कि द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर and the number of Dutch speaking minister is same। क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। ध्यान रहे ये सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं इक्वल किया गया था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। यानी संविधान में इस तरह का सुधार कर दिया गया था। संविधान में सुधार का मतलब यह है कि इससे कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप डिनाई नहीं कर सकता है। अगर बेटा दूसरे सुधार की बात करें, जो सेकंड सुधार हुआ, जो सेकंड रिकमेंडेशन हुआ बेल्जियम में, अगर हम उसकी बात करें बच्चों तो उसको समझना बड़ा आसान है। देखिए कैसे समझ सकते हैं उसको। मान लीजिए कि अभी तक हमको पता था कि जो वेलोनिया रीजन की गवर्नमेंट थी या जो फ्लेमिश रीजन की गवर्नमेंट थी, ये दोनों रीजन सबऑर्डिनेट हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इस सेकेंड रिकमेंडेशन में इन दोनों रीजन को ऑटोनॉमी दे दी गई। क्या दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड समझते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज पर चल के समझते हैं अच्छे से।
नेक्स्ट पेज पर चलकर कैसे अच्छे से समझेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर चलकर ऐसे अच्छे से समझेंगे। ऐसे कैसे? नेक्स्ट पेज पर चलकर हम एक मैप लेंगे और मैप पर बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, हमको पता है कि रेड वाला रीजन कौन सा है, और देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि ये जो रीजन है ये फ्लेमिश है, और ये जो रीजन है ये वलूनिया रीजन है। ये हमको पता है कि ये फ्लेमिश है और ये वलोनिया रीजन है, ठीक ना। जो वलोनिया रीजन है यहाँ फ्रेंच बोली जा रही है, और जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ पर डच बोली जा रही है, ठीक ना। और ये जो ब्लू एरिया है इसमें जर्मन बोली जा रही है। अब क्या किया गया? अब ये ब्रुसेल्स है, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये क्या है? ब्रुसेल्स है। इस ब्रुसेल का जो कंट्रोल था इस फ्लेमिश रीजन पर भी था और इस वलूनिया रीजन पर भी था। यानी कि कह सकते हैं कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कह सकते हैं हम? ये तो लिख ही सकते हैं आराम से। हम क्या कहें इसके बारे में? कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कह देते हैं। कहना यह है कि, क्या कहना है पता नहीं, कहना यह है कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संवैधानिक सुधारों से पहले, है ना, दीज टू रीजन्स were the subordinate of the सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या थे ये? पहले संवैधानिक सुधारों से पहले ये क्या थे? कुछ नहीं थे, ये थे सबऑर्डिनेट थे। सबऑर्डिनेट थे का मतलब क्या? सबऑर्डिनेट थे का मतलब ये हो गया बच्चों कि दे कैन नॉट टेक डिसीजन फ्रीली। क्या हो गया? कि दे कैन नॉट डिसीजंस फ्रीली, है ना। ये अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो वलूनिया रीजन हो चाहे वो फ्लेमिश रीजन हो, तो ये फ्रीली नहीं ले सकते हैं। कोई भी लॉ या पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको ब्रुसेल्स से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन। और हमको पता है कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच वर डोमिनेटेड कंडीशन, फ्रेंच किसमें थे? डोमिनेटिंग कंडीशन में थे। तो अगर इनको अपनी लिंग्विस्टिक ग्रुप, फ्रेंच लोगों को अपनी लिंग्विस्टिक ग्रुप के खिलाफ कोई पॉलिसी लगती थी तो उसको पास ही नहीं करते थे। अगर उनको फेवर में लगती थी तो उनको पास कर देते थे। लेकिन यानी सेकेंड प्रॉब्लम यही थी कि ये दोनों रीजन, अब इस साइड में तो भाई डच बोलने वाले ज्यादा हैं, इस साइड में तो फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं। ये जो है सिर्फ इनके लिए डिसीजन ले रहे हैं, इनके लिए डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, या ले भी रहे हैं तो बहुत कम सुधार कर रहे हैं। तो इस दोनों रीजन के बीच में टेंशन बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, ठीक ना। टेंशन बढ़ना क्या है? स्वाभाविक सी बात है। अब जब टेंशन बढ़ी तो पहला रिकमेंडेशन हो गया कि यहां पर, कहां पर, जब टेंशन बढ़ी बच्चों तो पहला क्या हो गया कि ये जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स क्या है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ब्रुसेल्स है कैपिटल सिटी, कैपिटल है। और यहां पर पहला रिकमेंडेशन यही हुआ कि 50% डच मिनिस्टर हो गए और 50% फ्रेंच मिनिस्टर हो गए, ठीक ना। दूसरी बात यह आ गई, दूसरी बात यह आ गई कि सम पावर, कैसे लिखेंगे? सम पावर टेकन from the central government and provide to the state government।
किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। क्या हुआ यहां पर स्टेट यानी रीजनल गवर्नमेंट को कुछ ऑटोनॉमी मिली गई। यानी क्या कह सकते हैं हम कि दूसरे अमेंडमेंट में दो चीजों को अपनाया गया, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरे में ही, और दूसरी चीज क्या प्रोवाइड की गई? इनको प्रोवाइड की गई ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है बेटा स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी का मतलब यह होता है कि अब ये रीजन अपने लिए फैसले ले सकता है, इनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, और ये रीजन अपने लिए फैसले ले सकता है, उसमें इनका कोई इंटरफेयर रहेगा नहीं रहेगा, ना ही इनका कोई इंटरफेयर इसमें रहेगा और ना ही इनका कोई इंटरफेयर इसमें रहेगा। ठीक ना? और ध्यान रखना ये भी बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये भी बात किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। यानी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना। क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना। तीसरी अगर बात करें हम लोग, तीसरे रिकमेंडेशन की बात करें कि तीसरी पॉलिसी क्या थी इनकी भाई, तो देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक देखा कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर, ये देखा पहले तो द नंबर ऑफ मिनिस्टर मतलब 50% जो थे वो क्या थे? फ्रेंच थे, और 50% क्या थे? डच थे। अब ये देखिए ना, यहां पर बात हो रही है नंबर ऑफ मिनिस्टर, तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि नहीं है? यानी एग्जीक्यूटिव में क्या किया गया? पावर को शेयर कर दिया गया अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स। दूसरी बात ये देखी कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब क्या कि एक तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी ही, और एक दूसरी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी बन गई, इसी तो कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। यानी यहां पर भी पावर शेयर हुई कि नहीं हुई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हुई। यहां तो हमको दिख रहा है कि पावर शेयर अमॉन्ग द ग्रुप्स, यहां तो ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हुई। और यहां अगर बात करें हम तो यहां पर पावर शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यही तो है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भाई हायरार्की होती है कि नहीं? हायरार्की तो होती ही है। जैसे अगर हम बात कर लें और इसको मान लें, ये मान लेते हैं ना, ले लेते हैं, ये मान लेते हैं इंडिया है, ये क्या है कि इंडिया है। तो ये ट्रायंगल अगर बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल? मान लो ये ट्रायंगल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इंडिया अलग अलग, ये जो छोटे छोटे बॉक्स में बना रहा हूं, ये मान लो क्या है? यहाँ के स्टेट हैं, है ना? तो ये छोटे छोटे बॉक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को। अब इस छोटे बॉक्स में भी तो छोटे छोटे बॉक्स हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और इस डिस्ट्रिक्ट में भी तो छोटे छोटे बॉक्स हैं कि नहीं है, जिसको हम लोग तहसील कहते हैं। और इस तहसील में भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। और इस ब्लॉक में भी छोटे हिस्से हैं जिसको हम लोग विलेज कहते हैं। तो ये हायरार्की होती है कि नहीं? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर दो ही लेवल दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो है।
पावर शेयर हो रही कि नहीं, क्योंकि क्या बोला गया कि सम पावर, क्या बोला गया है आपको, बोला यह गया है कि सम पावर, बोला ये गया है बच्चों आपसे कि सम पावर हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट and provided to the state government। यानी अब क्या बदल गया, पोजीशन में यह बदला कि नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट मोर the subordinate of the central गवर्नमेंट। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट जो हो गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बच्चों सबऑर्डिनेट नहीं रही। थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर को समझिए और मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश ही नहीं है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी, डाइवर्सिटी अपने आप में ही इस बात को बताता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज डाइवर्स है। चाहे वो इंसानों को ही देख लो, वो अलग अलग तरह के हैं, सारे इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट्स को देख लो, रिलीजन को देख लो, फेस्टिवल्स को देख लो, बहुत सारी चीजें हैं जो डाइवर्स है। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में शायद ही कहीं मिलती हो, ठीक ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान लो किसी केरला वाले आदमी को बना दो तुम, तो वो केरला के रीति रिवाजों को जान रहा है, केरला के कल्चर को जान रहा है। वो यूपी का तो नहीं है ना, वो यूपी वाले को तो नहीं जान रहा है। या मान लेते हैं कि पुडुचेरी वाले को बिहार का मुख्यमंत्री बना लो, हाँ, तो बिहार का मुख्यमंत्री बना दोगे तो वहां गाना बजेगा, आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। ऐसा ऐसा सुनेगा, वो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वो बिहारी कल्चर वगैरह नहीं जानता। हालांकि ऐसा बिहार में कुछ है नहीं, फिर भी यानी लोकल गवर्नमेंट का क्या करना है हमको, गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करना है, क्योंकि लोकल लेवल की प्रॉब्लम को लोकल लोग ही समझ सकते हैं। अब इधर बोली जा रही है डच और इधर बोली जा रही है फ्रेंच, तो ये डच वाला फ्रेंच की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है, ये फ्रेंच वाला डच की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। तो इनको अपने रीजन में ऑटोनॉमी देना जरूरी है और इनको अपने रीजन में ऑटोनॉमी देना जरूरी है। तो थर्ड में यही तो किया गया कि इनको ऑटोनॉमी दे दी गई और पावर को शेयर कर दिया गया अमंग द डिफरेंट टायर्स और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात जो हुई ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। चौथी बात जो हुई यहां पर ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, देखिए बताते हैं। इंटरेस्टिंग ये हुआ बच्चों कि यहां पर ना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो वर्क था वो एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल, सॉरी, इसका जो वर्क था वो एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। यानी एक और तरह की सरकार बनी जिसको कम्युनिटी सरकार बोला गया। चाहे डच वाला फ्रेंच रीजन में रह रहा हो, चाहे फ्रेंच वाला डच रीजन में रह रहा हो, वो वोट डाल सकता था इसके लिए, ठीक ना। तो इन सब एकमेंडेशन की वजह से चाहे वो वेलोनिया रीजन की पॉपुलेशन हो, सॉरी फ्लैमिश रीजन की पॉपुलेशन हो या वेलोनिया रीजन की पॉपुलेशन हो, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हों बच्चों, चाहे डच बोलने वाले हों, अगर हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उनके अंदर जो आक्रोश जल रहा है
अपने वजूद को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने कल्चर को बचाने का, अपनी भाषा को बचाने का, वो आक्रोश शांत हो सकता है। उनको भी लगेगा कि हमारी भी पीठ पर हमारी सरकार का हाथ है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे राइट्स के साथ कुछ गलत होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सरकारी तंत्र है, हमें न्याय देने के लिए हमारे पास एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जुडिशियल सिस्टम है ना। साथ ही साथ हमारे पास अच्छे कानून बनाने वाले, उन कानूनों को लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेटिव हैं। ऐसा भरोसा होना लोगों में बहुत जरूरी है। ये भरोसा ही सरकार को सफल या असफल बनाता है। सरकार भरे गवर्नमेंट में बनी रहे, पावर में बनी रहे, लेकिन अगर उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको सफल सरकारों में नहीं गिना जा सकता है, उसको असफल ही कहा जाएगा, उसको फेल गवर्नमेंट ही कहा जाएगा। ठीक ना बच्चों? तो बेल्जियम ने ऐसी कुछ समझदारी की जिसकी वजह से वहां सिविल वॉर की कंडीशन नहीं आई और यूरोप का एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर आज ये जाना जाता है। अच्छा खासा इंटरनेशनल ट्रेड है, काफी पॉलिटिकल, इसकी यहाँ की डेमोग्राफी भी अब पहले से ज्यादा चेंज हुई है, कल्चरल इन्वेजन भी काफी ज्यादा हुआ है, कल्चरल रिच भी हुए हैं ये लोग, काफी पीसफुल लोग हैं। कभी आप नाम नहीं सुनेंगे कि किसी युद्ध में किसी पार्टी के साथ ये लड़ रहा है, कुछ नहीं, काफी पीसफुल लोग हैं। अब श्रीलंका की हालत जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो भाई, देखो मोरल हो रहा है खराब। ठीक ना? अब हम वो पहले वाले टीचर नहीं रहे जो लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए देखो फुल इज्जत। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? तो तुरंत ठोक दो सब्सक्राइब और शेयर।